हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी एंड पीसीएस में। और अभी 14 जुलाई को होने वाले उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम उत्तराखंड स्पेशल कवर कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख लीजिए। और आज हम उसका दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि हम परीक्षा वाणी बुक से कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक संक्षिप्त की, ठीक है, इतिहास का जो शॉर्ट्स में है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं जो उत्तराखंड में, तो वो कौन कौन से हैं। एक है यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर में, खुटानी नाला व पश्चिम रामगंगा घाटी से मिले हैं निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य। तो ये यहाँ के स्थल हो जाएंगे। अब मध्य पुरापाषाण कालीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिले हैं अलकनंदा तट, कहाँ, श्रीनगर। अलकनंदा तट श्रीनगर से हमें मध्य पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। फिर मध्य पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो ये जसकोट के पास से हमें मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा लाखू शैलाश्रय की खोज की गई थी 1968 में। तो जो लाखू शैलाश्रय है इसकी खोज किसने की है, एमपी जोशी ने की है। और कब की है, 1968 में की थी। फिर लाखू, लोथाव, फड़कानौली, फलसीमा व पेटसाल आदि शैलाश्रय पुरास्थल स्थित है। कहाँ है, ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, ये शैलाश्रय पुरास्थल अल्मोड़ा जिले में है। अगला है यमुना घाटी, उत्तरकाशी का वह स्थान जहाँ से नीले रंग से चित्रित शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, हुडली। तो इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। फिर अगला है ग्वारख्या गुफा व किमनी गांव आदि शैलाश्रय पुरास्थल किस जिले में है, तो ये चमोली जिले में है। फलसीमा, अल्मोड़ा से प्राप्त मानव चित्रों की प्रकृति कैसी है, तो इसमें योग तथा नृत्य मुद्रा की प्रकृति में ये मानव चित्र पाए गए हैं। नौलाग्राम कहाँ है, स्थल स्थल भी याद रख लेते हैं कि किस जिले से रिलेटेड कर। नौलाग्राम जो है ये अल्मोड़ा में है, मेनहिर अल्मोड़ा में है, नौगांव अल्मोड़ा में है, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा में है, देवीधुरा चंपा, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली और ये न्यार घाटी पौड़ी व जसकोट आदि स्थलों से हमें क्या मिला है, ये महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, फिर वनकोट यानी पिथौरागढ़, नैनी पातल, पिथौरागढ़ और बहादराबाद, हरिद्वार, चमोली व अल्मोड़ा आदि स्थलों से क्या मिला है, तो ये धातुकालीन साक्ष्य में इन जगहों से मिलते हैं। वनकोट, नैनी पातल, बहादराबाद, चमोली व अल्मोड़ा से हमें धातुकालीन साक्ष्य मिले हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है किन किन स्थलों से क्रमशः 8 व 5 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है, तो यह है बनकौट यानी पिथौरागढ़ व नैनी पातल पिथौरागढ़ से। किस पुरा स्थल से लौह उपकरण, कांस्य का कटोरा, मानव कंकाल व सोने का मुखौटा मिला है, तो कहाँ मिला है, ये मलारी गांव चमोली में। उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। वेदव्यास ने जो 6 लाख संहिताओं की रचना की थी वो कहाँ की है, तो ये बद्रिकाश्रम में की थी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में गढ़वाल क्षेत्र का पहली बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया है हेमवत, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। फिर आगे है कि किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र को जो है उत्तर कुरु शब्द दिया गया है। फिर आगे है स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ से एक ये मतलब खंड तैयार हो जाएगा कि किस पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, तो स्कंद पुराण में हमें उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा देखने को मिलती है। इसमें इस क्षेत्र को नाम दिया गया है मानस खंड और केदार खंड। ठीक है, तो उत्तर कुरु मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, और उत्तराखंड क्षेत्र को जो नाम मिला है स्कंद पुराण में वो मानस खंड या केदार खंड। फिर हरिद्वार, जिसको माया क्षेत्र भी कहते हैं, से श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र में है जो कि। फिर स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, ये मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र। अब बद्रिका खंड जो है वो किसका अंश है, ये स्कंद पुराण का अंश है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खशदेश, तो ये कहा गया है मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को। फिर मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को। ठीक है, आगे देखते हैं महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या जाना जाता था। महाभारत काल में गढ़वाल को उत्तर कुरु नाम से जानते थे, और यही नाम जानते थे ऐतरेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र को। फिर पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था, या तो केदार कहा जाता था, बद्रिका क्षेत्र, मंडल, तपोभूमि व खस मंडल आदि नामों से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के आदि पूर्वज यानी मनु का निवास स्थान व धनाधिपत कुबेर की राजधानी कहाँ थी, तो अलकापुरी में इन दोनों की राजधानी थी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है, अलकापुरी कहा गया है। ठीक है, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, तो देवप्रयाग में तपस्या की थी। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी, तो तपोवन टिहरीगढ़ में अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। आगे देख लेते हैं। आगे है कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, इससे कहा गया है भृंग तुंग। केदारनाथ का जो प्राचीन नाम था
ग्रंथों में वो भृंग तुंग था। फिर महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत का वन पर्व है, वहां पर लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन दिया हुआ है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? ये थी श्रीनगर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? एक था बद्रिकाश्रम और दूसरा था कण्वाश्रम। फिर दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम पौड़ी से। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है वो कण्वाश्रम पौड़ी से जुड़ा हुआ है। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, तो यह है कण्वाश्रम, है ना। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? तो ये कण्वाश्रम में की थी। कहाँ है ये? पौड़ी में है। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? ये मालिनी नदी के किनारे है। फिर अगला है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी। ठीक है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियां, इन्हें आर्य भी कहा गया है, इनकी प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। तो जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो जो गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियां थी, इनके समय में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसको कहते हैं कोट द्वार। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते हैं? मानसखंड कहते हैं। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? एक है कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी व कुमाऊं गढ़ आदि। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण बद्रिका खंड का जो अंश है वो किसका है? ये स्कंद पुराण का है, ये हमने अभी यहाँ पे देखा था। फिर किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खश आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो महाभारत, अभी हमने वन पर्व पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है ना, तो महाभारत में इन सबका वर्णन मिला है। फिर किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो ये ब्रह्म एवं वायु पुराण में इन जातियों का मतलब उल्लेख किया गया है। फिर अल्मोड़ा का एक जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के। तो ये पहली बात तो याद रखिए, जो जाखन देवी मंदिर है वो अल्मोड़ा में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। फिर है कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बी नाग या बेनी नाग, ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है ना। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है खसों के समय, जो हम अभी ऊपर देख चुके हैं। फिर अब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माड़ा आदि जगहों से हमें क्या मिलते हैं? शिलालेख। शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे दिया है कतियूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं मिली हैं? ठीक है, तो कतियूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कितनी मिली हैं? 54। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है, तो पहली बात तो किसका नाम है? ये कुड़िंद शासकों का नाम है अल्मोड़ा की मुद्राओं पर। उसमें है आशेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। फिर देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, जो किसका है? अशोककालीन है। ये अशोककालीन शिलालेख मिला है देहरादून के कालसी में। टाइम क्या है इसका? 257 BC, है ना। फिर लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है, तो लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख किससे प्राप्त? त्रिशूल लेख प्राप्त हुए में गोपेश्वर व बाड़ाहाट से हमें त्रिशूल लेख मिला है। फिर पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रप्रतीय लेख मिले हैं? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रप्रतीय लेख हमें यहाँ से मिले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कुड़िंद शासक थे वो यहाँ की पहली राजनीतिक शक्ति थी जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था अमोघ भूति। पहली सती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुड़िंद के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? तो शकों ने जो है वो कुड़िंद के कुछ राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? शकों के, जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? तो शक के बाद कुषाण आए थे तो उनका अधिकार हो गया था, है ना। फिर आगे है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम क्या दिया हुआ है? तो यह है कर्तपुर, यानी कार्तिकेयपुर नाम दिया हुआ है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो जो कन्नौज के मौखरी थे इन्होंने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? वर्धन वंश यानी हर्ष की सत्ता स्थापित हुई थी मौखरियों के बाद। हर्ष के समय ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और उसने इस राज्य को क्या कहा? तो कुल मिला के उत्तराखंड की यात्रा ह्वेनसांग ने की है, हर्ष के समय की है, और उसने इसे कहा है पो ली ही मोपुलो, है ना, ये नाम दिया है उसको उत्तराखंड को, इसका मतलब है ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या नाम दिया है? तो हरिद्वार को कहा है मोयुलो, यानी मयूरपुर नाम दिया है, और ये चीनी क्षेत्रफल माप की इकाई है 20 ली, है ना, उसका क्षेत्रफल भी बताया है ह्वेनसांग ने। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो यह है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि कैसी है? एक कुटिला लिपि है जो वहां से उनके अभिलेख मिले हैं।
700 से 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले, इनकी जो टाइम लिमिट दी है देखिए क्या है कि 700 से 1050 यानी 350 वर्ष। तो इन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक 300 वर्षों तक जो राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी और उसके बाद राजधानी, तो जो शुरुआत के 300 साल का जो शासन था उसमें जो इनकी राजधानी थी वो चमोली के कार्तिकेयपुर स्थान पर थी। उसके बाद क्या हो गई, बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी, यानी पहले थी चमोली में फिर बागेश्वर जिले में आ जाती है। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, तो ये थे बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश का शासन रहा है? तो खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई है ना। आगे देख लेते हैं, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वह है निम्बर वंश। फिर निम्बर किस मत के अनुयायी थे? तो ये शैव मत के अनुयायी थे। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो ये थे निम्बर पुत्र ईष्टगण देव ने। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो ईष्टगण देव ने इसका निर्माण कराया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलि कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहतार बताया गया है? तो ईष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को बताया गया है। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने वहां मंदिरों का निर्माण कराया है। तो ये नाम है, इन्हें आप 2-3 बार अगर वीडियो के थ्रू देखेंगे या आप अपने जो भी नोट्स हैं उनसे देखेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी नरेश कौन था? तो ललित सूर्यदेव तो था, वो कत्यूरी वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी नरेश थे। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो ये इनकी राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 में अपने शरीर का त्याग किया, कहाँ? केदारनाथ में। कुमायूं क्षेत्र, अब चंद्रवंश देख लेते हैं वहाँ का। तो कुमायूं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किसकी हुई थी? सोमचंद की। चंद के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो चौथे शासक थे इंद्रचंद्र ने, इन्होंने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में से या और 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी क्या रही है? चंपावत चंदों की राजधानी थी। और 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो पहले इनकी राजधानी चंपावत थी, उसके बाद अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा बनाई किसने? बलदेव या बालो कल्याण चंद ने। और कब बनाई? 1563 में। ठीक है, फिर चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि स्थित है ये भी अल्मोड़ा में है। तो 3 जगह नाम हमें मिले, एक चंपावत, फिर अल्मोड़ा और ये पाली पछाऊ, यहाँ भी मिली है इनकी। फिर नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमायूं को अपने अधीन कब किया था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, नेपाल के अशोक चल्ल नामक ये जो शासक था, इसने कुमाऊं को अपने अधीन किया था, नेपाल का वो शासक था। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की थी? पहले तो याद रखिएगा, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार की बात हो रही है। किसने भेंट चढ़ाई? तो ये ज्ञानचंद्र ने किया था। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो ये ज्ञानचंद्र को कहा गया है। नेपाली चल्ल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया भारती चंद ने। ठीक है, भारती चंद ने उन्हें मुक्त कराया था। फिर आगे देख लेते हैं, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं? तो ये भारती चंद के हैं, इनके विशेष किसके इनके पवाड़े जो हैं विशेष फेमस हैं। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। देवी चंद को कहा जाता है। अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो रुद्रचंद था, 1565 से 1597 तक। ठीक, कुमायूं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई है? तो ये लिखवाई है रुद्रचंद ने, और ये अकबर का समकालीन चंद राजा भी था। फिर अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? तो रुद्रचंद ने कराया था। वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक के नाम से बसाया गया है? तो रुद्रचंद ने। वह वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया? तो नीलू रौतेली, इन्होंने बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था। आगे है चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गूठ भूमि दान दी थी। ठीक, तो कौन है ये? बाज बहादुर चंद, जिनको किसने हराया था? नीलू रौतेली ने। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? गाय इनका राजचिन्ह था। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शाहनामा और जहांगीरनामा से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा इसका अंत किया गया। चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। चंद राजाओं के समय सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था, कहाँ था? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था चंद राजाओं के समय। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी चंद राजाओं द्वारा। चंद काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग यानी 1/6।
चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे, उनको बोलते थे कैनी। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले यानी फोर्ट मोयरा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कल्याण चंद्र ने कराया था। ठीक है, फोर्ट मोयरा। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका कराया था राजा भीष्मचंद्र ने। ठीक है, फिर खगमरा किला राजा भीष्मचंद्र। बाणासुर किला अगर बताया जाए तो कहाँ है? चंपावत के लोहा घाट देवी धुरा मार्ग पे ये है बाणासुर किला। अब परमार वंश की बात हो रही है, तो ये जो है लोहाबा दशोली, ये इनसे रिलेटेड स्थान है। ठीक, तो इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो ये गढ़वाल के 52 गढ़ थे, है ना। अब परमार वंश की बात हो रही है। अब गढ़वालों के 52 गढ़ का नाम दिया है। अब सब नाम याद भी नहीं रख सकते हैं, और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पे देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ से जितने हो गए। फिर आगे है कि चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि क्या था? गुर्जर देश का था। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा, और इस बीच हुए कुल 60 शासक। ठीक है, कितने शासक हुए? 668 से 1949 के बीच में 60 शासक रहे हैं गढ़वाल में परमार वंश का। पहले चंद, उसके बाद परमार वंश हुआ। ठीक है, फिर गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने की थी? 37वें परमार शासक अजय पाल ने यह काम किया था। इससे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की थी? यह किया था अजय पाल ने। मानोदय काव्य में अजय पाल की तुलना किससे की गई है? कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से। इन सबसे तुलना की गई है, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से। अजय पाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो ये गोरखनाथ पंथ था, उसके अनुयायी थे। परमार नरेश अजय पाल ने कहाँ राजा राजप्रसाद का निर्माण किया, यानी महल का निर्माण कराया, और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में इसका निर्माण कराया गया था परमार नरेश अजय पाल ने। तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ निर्माण कराया? देवलगढ़ में, और कुल देवी इनकी थी राज राजेश्वरी, वहीं पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन था? 42वां शासक था सहजपाल। ये अकबर के समकालीन था परमार शासक। फिर किस परमार शासक ने से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? 43वां जो परमार शासक था शासक बलभद्र शाह से, यहाँ से इनके नाम में शाह उपाधि जुड़ना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है, तो वो है 38वें शासक कल्याण शाह। ठीक है, फिर किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़ाकर नाक कटवा दिए थे? तो ये शाहजहां के थे। ठीक है, किस इस मुगल शासक ने ये किया था? सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की जो संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कान कटवा दिए थे। ठीक है, शाहजहां के। फिर महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी राम से। इन्होंने शाहजहां के सैनिकों को नाक कटवा दिए थे, सॉरी कान ऐसे हो रहा है, तो नाक कटवा दिया था। ठीक है, महारानी कर्णावती। फिर आगे है देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? तो रानी कर्णावती ने देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण कराया था। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? तो पृथ्वीपति शाह थे परमार शासक, इन्होंने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया। किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? तो एक थे महिपत शाह, इनकी उपाधि जो थी वो गर्वभंजक थी। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये है फतेह शाह के दरबार में। गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानियां की थी? तो चांदपुरगढ़, भिल्लंग घाटी, देवलगढ़ और श्रीनगर में। ठीक, आगे देख लेते हैं कि गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1791 में हुआ, और इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। ठीक है, तो गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ गढ़वाल पर, और वो इसमें पराजित हुए थे। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासन के काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो ये थे अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। अगला है गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच जो युद्ध हुआ देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो खुड़बुड़ा मैदान है ये कहाँ है? देहरादून में। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच में अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह को वीरगति मिली थी, और ये युद्ध लड़ा गया था 14 मई 1804 को। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्रमशः रहा 25 वर्ष एवं 10.5 वर्ष। कुमाऊं पर रहा 25 वर्ष और गढ़वाल पर रहा 10.5 वर्ष गोरखों का शासन। तो गोरखों का शासन नागरिक के बजाय फौजी था। दास्ता, बेगार व अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल व कुमाऊं पर प्रशासन करता था। सूबा या सूबेदार ये करते थे। गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी क्या था? तो ये पुंगाड़ी एक भूमिकर था। जब गोरखा शासन लागू हुआ तो वहाँ पर जो एक पुंगाड़ी था, तो पुंगाड़ी एक भूमिकर के रूप में था। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, इसको बोलते थे कुशही। ये ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था।
किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल में पराजित कराया? तो ये गढ़वाल नरेश की मांग पर, तो ये थे सुदर्शन शाह। और किसने भेजा था? जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल से पराजित कराया था। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया। ठीक है, पहले गढ़वाल को विजय किया, फिर कुमाऊं को भी जीत लिया, और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेज और गोरखों के बीच में एक संधि होती है, याद रखिएगा 2 दिसंबर 1815, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये गोरखों ने किया था। वो संधि का नाम था संगौली या बिहार की संधि। ठीक है, फिर वह कौन सरकार थी जो संगौली संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि स्वीकार कर ली? तो ये थी नेपाल सरकार। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो पूरा आधा भाग। इन्होंने ही अंग्रेजों से बोला था कि आप आओ और गोरखों से हमें जितवाओ, तो इनका आधा भाग अंग्रेजों ने हड़प लिया। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दिसंबर 1815 में कहाँ स्थापित की? टिहरी में की थी। टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य संधि हुई 4 मार्च 1820 को। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद यानी महल का निर्माण किसने कराया था? ये सुदर्शन शाह ने कराया था। कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया, दिसंबर 1842 में बनाया गया। ठीक है, आगे है सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ। तो सभासार एक ग्रंथ है, इसको किसने रचा है? सुदर्शन शाह ने। इसके 7 भाग हैं। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया। कब तक? 1859 से 1871 तक, यानी 12 साल तक। और भवानी शाह के बाद कौन आ गए हैं? प्रताप शाह। इन्होंने किया है लगभग 15 साल, 1871 से 86। गढ़वाल नरेश बने जिन्होंने टिहरी में शुरू कराई अंग्रेजी शिक्षा। तो किस गढ़वाल नरेश ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराई? तो ये थे प्रताप शाह। प्रताप शाह के बड़े पुत्र हुए कीर्ति शाह। इन्होंने 1886 से 1931 तक शासन किया है। शुरुआत के 11 वर्षों तक राज्य किया माँ गुलेरिया के संरक्षण में। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में कौन सी उपाधि दी थी? तो नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। ये याद रखिएगा, 2 उपाधि मिली थी कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा। पहले मिली थी कंपेनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद नाइट कमांडर की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई। कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक महल का निर्माण यानी राजप्रसाद निर्माण कराया 1881 में। टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला, ठीक है, कौन सी? हीवेट संस्कृत पाठशाला। गांव में प्राथमिक विद्यालय। टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना। टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना। टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार। टिहरी में वेधशाला की स्थापना आदि कार्य किसने करवाया? तो कीर्ति शाह। तो मतलब कीर्ति शाह का अगर कुछ आ जाए तो कुल मिला के कीर्ति शाह ने टिहरी को बेहतर बनाया है ना। तो जो बेहतरी का कार्य किया है वो कीर्ति शाह ने किया है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने? कीर्ति शाह के बाद आ गए नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया 1925 में। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण कराया। अनेक विद्यालयों की स्थापना भी इन्होंने की। अस्पतालों का आधुनिकीकरण कराया। वन विभाग का आधुनिकीकरण कार्य किया। ये किसने किया? नरेंद्र शाह ने। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI आदि उपाधियां किसे दी गई थी? तो ये नरेंद्र शाह को दी गई थी। रवाई कांड 30 मई 1930 व श्री देव सुमन बलिदान ये 1944 जुलाई में घटनाएं हुई थी। किसके समय में? नरेंद्र शाह के समय में। नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने? मानवेंद्र शाह। फरवरी 1948 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई। तो उसमें कौन थे? मानवेंद्र के समय। तो कुल मिलाकर टिहरी रियासत का जब भारत में विलय हुआ तो उस टाइम वहाँ के शासक कौन थे? ठीक है, तो ये थे मानवेंद्र शाह। अब ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका जो है वहाँ का पढ़ लेते हैं। तो टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। कमिश्नरी प्रणाली की व्यवस्था की थी टिहरी रियासत को छोड़कर। आगे दिया है कि मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल में कुल अंग्रेज कितने कमिश्नर हुए? 23 कमिश्नर हुए थे मई 1815 से। कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा, जिसके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, तो ये एडवर्ड गार्डनर, ये पहला कमिश्नर था कुमाऊं का और इसका सहायक कौन था? जॉर्ज विलियम ट्रेल। और ये 1815 से 1816 केवल 9 महीने के लिए रहे वहाँ। फिर 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत। वह पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ किसके समय में? एडवर्ड गार्डनर के समय, जो पहले कमिश्नर थे कुमाऊं के। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर
ये इसको बोलते हैं पहला वास्तविक कमिश्नर। वो कम समय के लिए थे, लगभग 9 महीने के लिए थे। तो अगर पहला कमिश्नर से पूछा जाएगा तो एडवर्ड गार्डनर होंगे, और अगर पहला वास्तविक कमिश्नर पूछा जाएगा, जो कि दूसरे हैं ऐसे संख्या में, जो पहला और दूसरा वास्तविक कमिश्नर है, जिसके टाइम पे क्या-क्या काम हुए वो पहले देख लेते हैं। पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई, 16 में दूसरा एक साला बना, तीसरा बना, फिर 1819 में पटवारी पद का सृजन हुआ। ये सब जो ब्लैक में देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। फिर 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन भी पहले वास्तविक यानी दूसरे कमिश्नर या पहला वास्तविक कमिश्नर के टाइम हुआ था, और ये थे जॉर्ज विलियम ट्वेल्व। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्वेल्व के समय में ये सारी चीज़ें हुई थी। ये पहले वास्तविक कमिश्नर थे। और पहले जॉर्ज विलियम ट्रेल क्या थे, तो ये जो पहले कमिश्नर हैं, ठीक है, जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर, इनके सहायक थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। और जो दूसरे हुए और जो पहले वास्तविक यानी दूसरे और पहले सेम ही है, दूसरे कमिश्नर और पहला वास्तविक कमिश्नर, ठीक है, तो उनकी अगर बात की जाए गई तो ये हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो पहले कमिश्नर के सहायक रहे हैं। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं किसके शासनकाल के बारे में ना वकील ना दलील ना अपील उक्ति प्रचलित थी। तो ये थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये याद रखिएगा, ना वकील ना दलील ना अपील उक्ति प्रचलित थी, जॉर्ज विलियम ट्रेल के टाइम पे। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर, जिसके समय 1837 अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की गई थी, ये थे जॉर्ज गोबान। तो पहले थे गार्डनर, उसके बाद आ गए ट्रेल, और उसके बाद आ गए जॉर्ज गोबान। चौथा कमिश्नर, जो नैनीताल में अपने मृत्यु पर्यंत तक इस पद पर रहा, और 1939-40 में कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण, 1840 में पौड़ी जिले का गठन, और ये सारे काम उसके टाइम पे हुए थे। ठीक है, तो ये जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन 1839 से 1847 के बीच में। फिर कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर, अब इसके साथ कमिश्नर और उनके साथ दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या उनके टाइम पे महत्वपूर्ण काम हुए। ठीक है, तो कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर, इसके काल में क्या हुआ, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत हुई, अस्पतालों की शुरुआत हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ, और श्रीनगर में सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ। तो कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर था हेलिट वेटन 1848 से 1856 के बीच में। अगला है छठा कमिश्नर। ठीक है, इसने क्या किया कि अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में बना, पृथक वन विभाग का गठन हुआ, कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत हुई, तो ये नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकास हुआ। अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना, तो ये थे हेनरी रैमजे, ये थे कुमाऊं के छठे कमिश्नर 1856 से 1884 के बीच में, जिनके टाइम पर यह काम हुआ। फिर वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय लोग इसे रामजी साहब व अंग्रेज लोग इसे कुमाऊं का राजा कहते थे, और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया था। ये थे हेनरी रैमजे। वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक कमिश्नर रहा है, जो बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध था, और जिसके काल में ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसको बोलते हैं हेनरी रैमजे। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर, जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया, ये थे हेनरी रैमजे। सातवें कमिश्नर थे फिशर। आठवें कमिश्नर थे एच.जी. रॉस। अब एक ये याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो ये थे एच.जी. रॉस, है ना। तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो कमिश्नर थे कुमाऊं के, वे थे एच.जी. रॉस। कुमाऊं के नवे कमिश्नर, जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई, तो ये थे जे.आर. रीड 1887 से 1889 के बीच में। कुमाऊं के 10वें कमिश्नर, जिनके समय 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों का गठन हुआ, ये थे जी.ई. अर्स्किन। तो ये याद रखिएगा, जो अल्मोड़ा व नैनीताल का गठन हुआ था इन जिलों का, तो ये थे जी.ई. अर्स्किन। ठीक, 11वें कमिश्नर, तो ये थे डी.टी. रॉबर्ट्स। 11वें कमिश्नर थे डी.टी. रॉबर्ट्स। 12वें कमिश्नर ई.ई. ग्रिग। 13वें कमिश्नर आर.ई. हैमिल्टन। 14वें कमिश्नर एम.एम.डब्ल्यू. शेक्सपियर। ठीक है, और कुमाऊं के 15वें कमिश्नर, जिनके समय 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया गया, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई, जे.ई. कैम्पबेल। तो कुल मिला के ये तो रहे 15 कमिश्नर। ठीक है, अब इनका क्या करूँगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वीडियो देखते देखते इसे भी देख सकते हैं। आगे दिया है कुमाऊं के 16वें कमिश्नर। इनके टाइम पे क्या हुआ कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। 1917 में पहला वाटर रूल्स, है ना, असहयोग आंदोलन। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत, और 1923 में कुली एजेंसी का समापन हुआ। तो ये थे पर्सी विंडम, जो कुमाऊं के 16वें कमिश्नर, उनके टाइम पे ये काम हुए। फिर 17वें कमिश्नर, जिनके समय में अंतिम चौथ 20 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था, NC स्टिप। कुमाऊं के 18वें कमिश्नर, जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ, LM स्टप्स। 19वें कमिश्नर LO गोयन। 20वें कमिश्नर AW इबर्टसन। ठीक है, और 21वें कमिश्नर थे GL विवियन। 22वें का नाम दिया है TJC एक्टन।
और 23वें कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले। तो अगर भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? डब्ल्यू फिनले। स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर थे के एल मेहता। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाएगी तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे के एल मेहता। ठीक है, 1947 से 1948। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। अब राज्य में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में शुरू हुआ था 1871 में। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में। उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से ज्वालादत्त जोशी एक थे। फिर राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 1917 के मध्य में। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। 1912 में स्थापना हुई थी। फिर आगे देख लेते हैं। तिलक व एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? विक्टर ने। ठीक है, जो 1914 का होम रूल लीग से प्रभावित हुए राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया विक्टर ने। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में यात्रा की थी। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में क्या गठित हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। इसमें कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे। इसमें राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा के लिए बनाया गया था। कुमाऊं परिषद कांग्रेस में कब विलय हो गया? ये 1926 में इसका विलय हो गया। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 में। अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो ये थे अनसुईया प्रसाद बहु और मुकुंदी लाल ने। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के नेताओं के रूप में भाग लिया था। फिर जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रताग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा को अंत किया? तो ये थी सरयू नदी। फिर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? कौसानी, बागेश्वर में। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। कौसानी को गांधी जी ने कहा क्या था? इसे कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर। ये 3 इंसान थे जो 78 सत्याग्रहियों में थे, जो दांडी मार्च हुआ था। फिर अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड। और ये कब का है? अप्रैल 1930 में। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने उन्हें गढ़वाली कहा था। फिर 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड ये 1930 का है। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। फिर आगे है 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे कहा था कुमाऊं का बारदोली। ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है कि सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा है? कुमाऊं की बारदोली। खुमाड़ यानी सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, क्योंकि ये ऊपर आपने घटनाक्रम पढ़ा है। फिर कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्रीगणेश किसने किया था? दुर्गादत्त जोशी। आगे है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? ये है विष्णी शाह देवी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो ये कुंती वर्मा को। ठीक है। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिसको कैथलीन हेलीमन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। ठीक है। ये गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या थी, जिनका नाम सरला बहन, पहले इनका नाम था कैथलीन हेलीमन। किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रोवो मत, आगे बढ़ो? तुलसी देवी ने यह संदेश दिया था। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थीं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो ये थी कमला व बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या कौन थी? उनका नाम था मीरा बहन। पहली थी सरला बहन, दूसरी है मीरा बहन। ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में, कहाँ स्थान भी याद कर लिए, ऋषिकेश में स्थापित किया पशु लोक। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया था। अल्मोड़ा से शुरू हुआ था बुद्धि, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। ठीक है। बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में ये इनके संपादन करता थे। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद संपादक बद्री दत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया? तो ये था शक्ति का। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादकत्व में क्या शुरू हुआ? गढ़वाली मासिक पत्र। ये 1905 में शुरू हुआ। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में, यानी ये संपादन करता थे भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने 1939 में लैंसडाउन में किसका प्रकाशन शुरू किया? ये था कर्म भूमि का। ठीक। 1941 में देहरादून से क्या प्रकाशित हुआ? युगवाणी। तो ये क्रोनोलॉजी सेट करने को आ जाए तो याद रखिए 1871, फिर ये 1905, 1918, फिर ये 1939 और ये 1941। आगे है कुली बेगार प्रणाली। तो इसका अंत कब हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ था। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे श्री देव सुमन। इनकी मृत्यु हो गई थी टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए। तो सकलाना हुआ 1947 में और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ 1948 में। टिहरी का भारत में कब विलय हुआ था? 1949 में भारत का विलय हो गया था। भारत में विलय हो गया था। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949 को। आगे है डोला पालकी आंदोलन। तो ये डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ये शिल्पकारों, दलितों से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, है ना। अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र का शुरुआत कब हुआ? 1934 में। तो ये हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान के लिए समर्पित थी समता नामक पत्रिका। 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई। ठीक है। ये संरक्षण हरिप्रसाद टमटा का था और शुरू की ललिता प्रसाद टमटा ने। 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी देवी टमटा। तो ये याद रखिएगा, इसमें 3 फैक्ट हैं। फिर कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोंट खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसकी रही है? महिलाओं की। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं, रोजगार दो। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हो गए थे। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1973 में। अब राज्य के निर्माण संबंधी जो कुछ फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 में। 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़देश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया हिमालय सेवा संघ। हिमालय और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया। 1950 में इसका गठन हुआ था पर्वतीय विकास जन समिति का। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में 1967 में हुआ था। फिर प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित की गई 1973 में। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है। फिर नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, दिल्ली चलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। 25 जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ मसूरी में। ठीक है। फिर उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। त्रिवेंद्र पवार ने ये काम किया था 1987 में।
भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया 30-31 मई 1988 को। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया 11 से 12 जनवरी 1989 को। तो ये याद रखना है कि जो सभी संगठनों को मिलाकर एक बना था उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, इसका गठन किसने किया? द्वारिका प्रसाद उनियाल ने, और ये 1989 में। फिर पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो ये काम बीजेपी ने किया था। ठीक है। फिर 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में क्या गठित किया गया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। अब इसके आगे कुछ है वो देख लेते हैं। हाँ, आगे है कि 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में क्या जाना जाता है? 1 सितंबर 1994 को काला दिवस के रूप में, खटीमा गोलीकांड। फिर 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को कहा गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश। लाल किले की प्राचीर ने किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? तो लाल किले की प्राचीर से HD देवेगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को घोषणा की थी। ठीक है, कि उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 को HD देवेगौड़ा ने। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया, और साथ में इसका दिसंबर 2006 में नाम बदल कर दिया गया उत्तराखंड। तो पहले जब नाम था उत्तरांचल, फिर 2006 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। फिर राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया 3 नवंबर 2012 को। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली 2 विधान भवन है। ठीक है, बाद में ये 2013 में भराड़ीसैंण में भी दूसरा भवन बना था। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी विधानसभा भवन कितने हैं? 2 हैं। तो एक तो उत्तराखंड में है, फिर जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, यहाँ भी 2 विधान भवन है। फिर राज्य प्राप्ति आंदोलन के लिए जो शहीद हुए हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में। अब बाकी ये नाम दिए हैं: धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह, सिरोला, भुवन सिंह, सलीम अहमद, ये सब शहीद हुए 1 सितंबर 1994 को खटीमा में। फिर रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र कुमार चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा व अशोक कुमार कौशिक शहीद हुए 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर। प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में। तो ये सारे लोग जो हैं ये उत्तराखंड राज्य के गठन से की मांग के टाइम पे शहीद हुए थे। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम कुल मिला के इतना ही था। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम ज्योग्राफिकल कंडीशन वगैरह वहाँ की देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।